नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित लेकर आई हूँ। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर इनका लिंक भी शेयर किया हुआ है। ये प्रश्न आपके आगामी जो सीटेट यूटेट परीक्षाएं होने वाली हैं तो उनमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो का 126वां प्रश्न। प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? कुर्ट लेविन को, E.R. गुथरी को, J.P. वॉटसन को या डोनाल्ड हैप को? तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, J.P. वॉटसन जी को। 127वां प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है? थॉमसन ने, पेस्टोलॉजी ने, जॉन स्टुअर्ट ने या अरस्तु ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने। 128वां प्रश्न, निष्ठा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए इसका, छात्रों की दक्षता और कौशल को बढ़ाना, स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी है स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, डी है शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की दक्षताओं और कौशल को बढ़ाना। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की दक्षताओं और कौशल को बढ़ाना निष्ठा का प्रमुख उद्देश्य है। 129वां प्रश्न देखिए, वर्ष 2019 में नई शिक्षा नीति पर मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर K.R. कस्तूरीरंगन, बी ऑप्शन है TSR सुब्रमण्यम, सी है शिक्षा मंत्रालय, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर K.R. कस्तूरीरंगन। ये इस समिति के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर K.R. कस्तूरीरंगन थे, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समिति ने NEP 2020 का मसौदा तैयार किया, जिसे वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। जो नई शिक्षा नीति है उससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। 130 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, टैगोर ने या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। 131 नंबर का प्रश्न देखिए, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? E.L. थॉर्नडाइक ने, B.F. स्किनर ने, E.R. गुथरी ने, I.P. पावलोव ने? तो अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है ऑप्शन नंबर डी, I.P. पावलोव ने। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन I.P. पावलोव ने किया है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाता है। तो इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी इस नाम से भी जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे एक उत्तेजना और प्रतिक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है शास्त्रीय अनुबंधन, जो कि दिया है I.P. पावलोव ने। 132 नंबर का प्रश्न, किसका विचार था कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को संगीत, सैन्य अभ्यास तथा गृह कार्य सिखाया जाना चाहिए? प्लेटो ने, डीवी ने, अरस्तु ने या महात्मा गांधी ने?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने। कितना अच्छा विचार था देखिए कि बालक और बालिकाओं दोनों को ही संगीत, सैन्य अभ्यास और गृह कार्य सिखाया जाना चाहिए। नहीं तो ये समाज में सोचा जाता है कि केवल जो बालिकाएं हैं वो ही घर के कामों के लिए हैं और बालक जो है वो बाहर के जो काम रहते हैं या खेल वगैरह होता है, संगीत होता है, उसके लिए ही होते हैं। तो ये चीज़ देखिए प्लेटो ने कितनी अच्छी बात बोली है कि बालक और बालिकाओं, साथ में बालिकाओं को भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया शिक्षा के लिए। प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक में बालिकाओं की शिक्षा पर विचार व्यक्त किए थे। उनका मानना था कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को संगीत, सैन्य अभ्यास तथा गृह कार्य सिखाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही बुद्धिमान और सक्षम होती हैं और उन्हें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 133 नंबर का प्रश्न देखिए, किसने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन देखिए, विश्वविद्यालय आयोग 1948, बी है विश्वविद्यालय आयोग 1964, सी है विश्वविद्यालय आयोग 1882 और डी है मुदालियर आयोग 1952। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुदालियर आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया था। 134 नंबर का प्रश्न, राममूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसके पक्ष में सिफारिश की? आदर्श स्कूल के, डे बोर्डिंग स्कूल के, नवोदय स्कूल के या मुक्त विद्यालय के? तो राममूर्ति समिति ने कौन से विद्यालय की सिफारिश की थी कि बच्चों को उसमें उत्तम शिक्षा मिल सके? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवोदय स्कूल। 135वां प्रश्न, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? ऑप्शन देखिए, केवल आंतरिक व्यवहार, बी है केवल बाह्य व्यवहार, सी है दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार पर ही बल देता है। 136वां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान पाठशाला, प्रयोग पाठशाला स्थापित की गई? वॉटसन द्वारा, विलियम वुंट द्वारा, विलियम जेम्स द्वारा या बिने द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट द्वारा। कब की गई थी? सन 1879 में, 79 में लिप्जिंग, जर्मनी में ये स्थापित की गई थी। 137वां प्रश्न, विकलांगजन संरक्षण और विकास अधिनियम RPWD एक्ट को कब लागू किया? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। दिसंबर 2016 में, जनवरी 2018 में, नवंबर 2015 में या मार्च 2017 में? तो RPWD जो एक्ट है वो लागू किया गया था ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2016 में। विकलांगजन संरक्षण और विकास अधिनियम को दिसंबर 2016 में लागू किया गया था। यह अधिनियम 1995 के विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम का स्थान लेता है। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। 138वां प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था ये? वर्ष 1921 ईस्वी में, वर्ष 1937 ईस्वी में, वर्ष 1944 ईस्वी में या वर्ष 1949 ईस्वी में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में हुआ था। यह सम्मेलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा जो नाम है वो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना को अपनाया गया था। यह योजना 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। इस योजना में शिक्षा को जीवन के
से जोड़ने पर बल दिया गया है। और ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सी योजना या कौन सा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करने का प्रस्ताव देती है। तो ये है वर्धा शिक्षा या फिर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। अगला प्रश्न देखिए, 139वां प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह कथन किसका है? गांधी जी का, विवेकानंद का, टैगोर का या दयानंद का? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद जी का। 140वां प्रश्न देखिए, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होने चाहिए? आदर्शवाद के, मानववादी के, ऑलपोर्ट द्वारा या लेविन द्वारा कहा गया है ये? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद। 141वां प्रश्न, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? जाकिर हुसैन समिति, राममूर्ति समिति, हर्टॉग समिति या हंसा मेहता समिति? तो अपव्यय और अवरोधन पर जो सबसे पहले विचार किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी, हर्टॉग समिति ने। 142वां प्रश्न देखिए, यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की प्रत्येक चौथी अनुक्रिया पर पुनर्बलन देता है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का पुनर्बलन दे रहा है? ऑप्शन देखिए, निश्चित अनुपात रूप, बी है निश्चित अंतराल रूप, सी है परिवर्तनशील अनुपात या परिवर्तनशील अंतराल रूप? सही आंसर देखिए इसका, वो है ऑप्शन नंबर ए, निश्चित अनुपात रूप, क्योंकि प्रत्येक चौथी अवस्था पर वो उसकी अनुक्रिया पर टीचर उसे पुनर्बलन देता है। तो ये है निश्चित अनुपात रूप। 143वां प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंप देने का सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड रिपिन ने, लॉर्ड कर्जन ने या हंटर आयोग ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंटर आयोग ने बोला था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका पूरा दायित्व जो स्थानीय संस्थाएं चलती है उनके हाथों पर सौंप दिया जाए। तो ये था हंटर आयोग द्वारा दिया गया विचार था। हंटर आयोग जो कि 1882 में है इसका समय, उसने प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण दायित्व स्थानीय संस्थाओं के हाथों में सौंपने का सुझाव दिया था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिसमें शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, 1882 में जो हंटर आयोग लागू हुआ था उसने क्या क्या सुझाव दिए थे शिक्षा के क्षेत्र में? पहला, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाए। दूसरा है, स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सौंपा जाए। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों ही पॉइंट है देखिए, कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाए, ये बोला था। दूसरा इन्होंने बोला था कि स्थानीय संस्थाएं उनको प्राथमिक शिक्षा का पूरा दायित्व सौंप दिया जाना चाहिए। तीसरा इनका जो विचार था वो था प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की जानी चाहिए। और चौथा है, शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन में सुधार किया जाना चाहिए। पांचवा इन्होंने ये बोला कि पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जो कि हंटर आयोग ने दिए थे। 144वां प्रश्न देखिए, शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1950 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1972 में या वर्ष 1976 में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1976 में। शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। और इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। 145वां प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का वर्ष
1950 है, 1952 है, 1953 या 1954। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो स्थापना वर्ष है वो 1953 है तथा संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया था। इसके मुख्य कार्य देखिए, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, दूसरा है विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना, तीसरा है उच्च शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाना, चौथा है विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को विनियमित करना, और जो अंतिम इन्होंने पॉइंट बोला वो है अनुसंधान को बढ़ावा देना। 146वां प्रश्न देखिए, यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के समन्वय वाली शिक्षा व्यवस्था है महात्मा गांधी की, बी है श्री अरविंद की, सी है रविंद्रनाथ टैगोर की और डी है स्वामी विवेकानंद की। तो जिन्होंने यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का ही मिला जुला रूप शिक्षा व्यवस्था में लागू करने के लिए बोला था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी श्री अरविंद। श्री अरविंद की शिक्षा व्यवस्था यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय है। यह व्यवस्था छात्रों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 197 जो प्रश्न है इसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो गलत हुई है, तो ये 147वें नंबर का प्रश्न है। उत्सुकतापूर्ण व्यवहार से संबंधित संवेग है उल्लास, अचरज, डर, आनंद। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अचरज। अगला प्रश्न देखिए 148, ये प्रश्न संख्या है इसकी। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले देखिए हम परख का जो फुल फॉर्म है उसे देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो पी से होता है परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू एंड ए से एनालिसिस ऑफ, के से नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैंने ये बहुत बार पिछली वीडियो में बता रखे हैं इसके फुल फॉर्म को, तो आप इसे लिख लीजिएगा अभी जो मैंने बोला। इसके ऑप्शन देखिए, परख का जो मुख्य उद्देश्य है, ए भारत में स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि इसी फुल फॉर्म से ही इसका आंसर छुपा हुआ है। बी है छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना। सी है भारत में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। और डी है स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी आपको बोला था कि इसके फुल फॉर्म में ही इसका जो आंसर है वो छुपा हुआ है। तो एनालिसिस कब किया जाता है? बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। तो इसीलिए आप इसके जो फुल फॉर्म है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न हमेशा घुमा के दिया जाता है परख में। इसमें भारत में सभी जो मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना परख का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए 149, यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:20, 1:30, 1:40 या 1:50। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1:30, यानी कि एक शिक्षक और 30 बच्चे, 30 बच्चों के लिए एक टीचर। तो ये इसका अनुपात है प्राथमिक कक्षाओं में यशपाल कमेटी के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, ये है 150, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को आद्यांत पढ़ाना है।
यह कथन किसका है? अरस्तू का, जॉन डीवी का, रूसो का, टैगोर का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। ये आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। मैं इससे आगे की वीडियो में अगले 25 प्रश्न महत्वपूर्ण जो हैं उन्हें लेकर आऊँगी। मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।